प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारा आज का विषय कल ही तय हो चुका था। कल ही हमने अपनी बातचीत में अपने पड़ोसी मुल्क में घट रहे घटनाक्रम पर बात करने की जरूरत बताई थी। घटनाएं पड़ोसी मुल्क में घट रही हैं, पर एक ऐसे मुल्क में घट रही हैं जिसका प्रभाव सीधे तौर पर हमारे पर पड़ना तय है। हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। 1971 से पहले हम इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात जब हद से ज्यादा बदतर हुए तो भारतीय सेना को भी वहां पे दखल देना पड़ा। दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि बांग्लादेशी शरणार्थियों ने हमारे को अपने आप ही मजबूर कर दिया था कि हम हस्तक्षेप करें। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश अस्तित्व में आने के बाद से ही उथल पुथल के दौर से गुजरता रहा है। जिन बंगबंधु के संदर्भ में, जिन शेख साहब के संदर्भ में बताया जाता है कि वो बांग्लादेश के संस्थापक हैं, जिनके विषय में बताया जाता है कि उन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी, उन शेख साहब को अपनी आजादी हासिल करने के 5 साल बाद ही देश के ही कुछ सैन्य अधिकारियों के द्वारा कत्लेआम कर दिया गया था। और केवल उनको नहीं मारा गया था, उनके साथ में परिवार के तकरीबन 18 और सदस्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर उनकी 2 बेटियां बच गई थी। इसलिए बच गई थी क्योंकि वह विदेश प्रवास पर थी। उनमें से एक शेख हसीना थी। शेख हसीना संघर्ष की गोद में पलकर मुकाम तक पहुंची। किस मुकाम तक पहुंची? उसी देश की प्रधानमंत्री बनी जिस देश की स्थापना में उनके पिता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन शेख हसीना ने अपनी युवावस्था में 6 साल निर्वसन में काटे थे, अब जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वह अपने देश से बाहर जीवन काटने के लिए मजबूर दिखाई दे रही है। जिस शेख हसीना को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश को गुर्बत से निकाला, गरीबी से निकाला और बांग्लादेश को एशिया में एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पिछले 3 महीने में ही शेख हसीना की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वजह क्या है? वजह यह है कि शेख हसीना जनता के मनोभावों को समझ पाने में शायद चूक गई। जिन शेख हसीना ने किसी समय जनता के विश्वास के आधार पर कभी विपक्ष के नेता और कभी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भूमिका निभाई, उन शेख हसीना के प्रति आम जनता का गुस्सा, विशेषकर छात्रों का, इस कदर फूट पड़ा कि उनके प्रधानमंत्री आवास पर ही हमला बोल दिया गया। हालत यहां तक रही कि शेख हसीना को जान बचाने की खातिर दिन दहाड़े भागना पड़ गया। बांग्लादेश में इस समय कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है। अंतरिम सरकार के गठन की बात कही जा रही है। जिन विपक्षी प्रमुख नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में 17 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, बदले हुए हालात में उनको रिहा करने का आदेश वहां के राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जमाते इस्लामी संस्था के साथ में एक नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है। जिन छात्र नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को हवा दी गई थी, वह किसी को भी खारिज करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सेना है जो अंतरिम सरकार के गठन की बात कर रही है। कुछ मिलाकर अगर हम कहें तो बांग्लादेश में सब कुछ उथल पुथल हो गया है। पर बांग्लादेश में उथल पुथल के साथ बेचैनी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में बेचैनी की वजह यह है कि हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते पिछले 15 साल से बांग्लादेश के साथ थे। उसकी एक बड़ी वजह शेख हसीना के मन में भारत के प्रति सद्भावना थी। शेख हसीना के द्वारा उठाए गए तमाम क्रांतिकारी कदमों के मद्देनजर भारत की तमाम कंपनियों के द्वारा बड़े स्तर पर निवेश बांग्लादेश में किया गया है। बदले हुए हालात में वो सारा निवेश खतरे में है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते हैं। वो हिंदू इस समय उग्रवादियों के निशाने पर हैं। खबरें छन छन कर आ रही हैं कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। खबरें हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। संसद में विदेश मंत्री के द्वारा बाकायदा बयान दिया गया, लेकिन वो बयान अभी तक हमें स्पष्टता दे पाने में नाकाम है। नाकाम इसलिए क्योंकि हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि शेख हसीना क्या एक बार फिर भारत में शरण लेगी या किसी अन्य मुल्क की ओर रुख करेगी। भारत वहां पर जो बड़ी संख्या में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसे रोकने के लिए कोई कदम सीधी कार्रवाई की तरह उठाएगा या किसी और तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने का खतरा है। भाजपा के एक बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कह दिया है तकरीबन 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी के तौर पर भारत आ सकते हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या
शरणार्थियों के संदर्भ में अगर बताई जा रही है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, तो क्या ये एक और बड़ी आफत का संकेत नहीं है? कुल मिलाकर ऐसे मसले हैं जिस पर हमें बात करने की जरूरत है, वह संकेत नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे मसले हैं जिस पर हमें बात करने की जरूरत है, वह सबसे ज्यादा तो जानने बूझने की कोशिश इस संदर्भ में करनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि जिस शेख हसीना के संदर्भ में यह बताया गया कि 6 महीने पहले जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ फिर सत्ता में लाया है, तीसरी बार उन्होंने फिर प्रधानमंत्री की शपथ ली, 6 महीने के भीतर ही वो इस तरीके से खदेड़ दी गई हैं कि जनता की नजरों से पूरी तरीके से मानो उतर गई। बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इस बार हमें संजीदगी से विचार करने की और बात करने की जरूरत है। इस संजीदगी से चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत आर.एस. मल्होत्रा साहब ऐसे नाजुक मसले पर बातचीत के लिए मौजूद है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल और भारत के पूर्व उपसेना प्रमुख जनरल राज काजन साहब भी इस चर्चा के लिए खासतौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ रमेश भांजी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ साथ शहजाद अनवर फारूकी साहब पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार, बहुत संजीदगी से अपनी बातचीत रखते हैं, वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मल्होत्रा साहब से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। The situation in Bangladesh is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 who live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है, तो जो बांग्लादेश में हुआ उससे हम लोग सबक लें, ये संजय राउत कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी बता रहे हैं कि हम हाई कमीशन के माध्यम से संपर्क में हैं, पर वहां तो अराजकता है, संपर्क करेगा क्या? तो कुल मिलाकर चर्चा की शुरुआत मल्होत्रा साहब आपसे करता हूं और समझना चाहता हूं कितना अप्रत्याशित या कितना तयशुदा बांग्लादेश का घटनाक्रम। शेख हसीना जो एक समय जन नेता के तौर पर पहचानी जाती थी, एक तानाशाह की छवि के तौर पर उभरकर सामने आई है, जिनका आतंक, जिनके तुगलकी फरमान इस कदर जनता को, विशेषकर छात्रों को नागवार गुजरे कि सड़कों पर उतरकर सीधे तौर पर खदेड़ दिया। और उस शख्स को खदेड़ दिया जिसके हिस्से में अभी तक इस बात का श्रेय था कि उसने बांग्लादेश को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए शेख हसीना के कार्यकाल में। एक आर्थिक ताकत के तौर पर बांग्लादेश को देखा गया, कुछ मामलों में तो उसकी तरक्की भारत से भी ज्यादा बताई गई। फिर ऐसा क्यों हो गया? ये बात आपकी सही है कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश एक इकोनॉमिक पावर के रूप में काफी उभरा, लेकिन वहां पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो हमेशा ही डाउट में रही थी, और वहां इस्लामिस्ट एलिमेंट्स भी काफी एक्टिव हैं जी। तो जब उन्होंने अभी रिसेंटली शायद कोई हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें ये कहा गया कि ये जो रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में 50% से भी ज्यादा फॉर्मर जो डिसेंडेंट है स्वतंत्रता सेनानी वगैरह वगैरह, तो उससे वहां बेरोजगारी जो था वो भी एक चरम सीमा पे पहुंची हुई थी इस वक्त। तो ये जो अपोजिशन है उन्होंने स्टूडेंट के इस डिसकंटेंट को उनको इस्तेमाल किया और अपनी पॉलिटिकल राइवल शेख हसीना के खिलाफ उसको यूज किया। और मुझे लगता है शेख हसीना ने भी कुछ गलतियां की, जैसे उन्होंने जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो उनको रजाकार कहा जी। मुझे लगता है ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस शब्द का बांग्लादेश में शायद बहुत अच्छा मीनिंग नहीं है। इसको बेसिकली उन लोगों को बांग्लादेशियों के बारे में कहा जाता है जिन्होंने
1971 की जब इनकी सिविल वॉर हुई थी या लिबरेशन मूवमेंट हुआ था, तब जो लोग पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते थे उसके लिए किया जाता था। मुझे लगता है इस चीज ने आखिरी ट्रिगर जो था वो भड़काया और शेख हसीना शायद इस सब के लिए तैयार नहीं थी, और जो खबरें मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक उनको वर्चुअली 40-45 मिनट में भागने का या कंट्री छोड़ने का आदेश दिया गया। एक बात बताइए मल्होत्रा साहब, ये देश में पीढ़ियों के बदलाव के साथ सोच में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है? हम सब इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के संदर्भ में ये मानते हैं कि वो मसीहा थे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को वहां की जनरल याह्या खान की सरकार उसके आतंक से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर उनकी पहचान रही। पर हालात बदलती पीढ़ियों के साथ में ऐसे आए कि लोग नारे लगा रहे थे, मैं भी रजाकार तू भी रजाकार। जिस रजाकार को गाली के तौर पर देखा जाना था उसको उपलब्धि के तौर पर यह प्रदर्शनकारी नारे की शक्ल में तब्दील कर दिए। जिस शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर राजनेता विदेश से आने वाला जाता था, उन मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चलते हुए, बुलडोजर चलते हुए तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। ऐसा बदलाव कैसे होता है? इसमें कोई दृष्टि है? में देख रहे हैं वहां इलेक्शन होने के बावजूद वहां पे कुछ लोग जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं वो दंगे कर रहे हैं वहां पे। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश के लिए एक्सक्लूसिव है। ये बात जरूर है कि बांग्लादेश में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं और वो कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जो बांग्लादेश की सरकार इतनी कह लो कि खास करके भारत के प्रति न्यूट्रल होके चल रही थी, ये उनके निशाने पे थी ही। तो वो एक मौके का इंतजार कर रहे थे। जो स्टूडेंट अनरेस्ट या कह लो रिजर्वेशन जैसी चीज ने उनके द्वार पे आके खड़ा कर दिया, और जब शेख हसीना ने इस चीज को नहीं भांपा और बल्कि उल्टे बयान दिए जैसे मैं पहले भी कह रहा था, तो मुझे लगता है उस केस में ये सारे हालात, सारी फोर्सेस कंबाइन हो गई। आपको पता है कि इवन पाकिस्तान मतलब वेस्टर्न हमारा नेबर है, उसके डिप्लोमेट भी इसमें कहते हैं कि इन्वॉल्व थे। तो ये एक पूरा एक बात बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं राज कादियान साहब के पास में। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो शेख हसीना की गलत नीतियों के चलते हुआ है, छात्रों के असंतोष के चलते हुआ है, या बाहरी ताकतों की मंशा के तहत हुआ है? आज से 6 महीने पहले जब बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे, जिसमें वहां के मुख्य विपक्षी दल ने भागीदारी से साफ इंकार कर दिया था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, खालिदा जिया की पार्टी ने, तो चुनाव परिणामों के बाद अमेरिका ने इन चुनाव परिणामों को मान्यता देने से इंकार कर दिया था। अमेरिका ने सीधे तौर पर ये चुनाव परिणामों को खारिज किया था। दूसरा बताया जाता है कि पाकिस्तान की भी शेख हसीना के प्रति सद्भावना नहीं है। इसके मद्देनजर आईएसआई की भी भूमिका के संदर्भ में बात कही जा रही है। तो भारत, जिसके बांग्लादेश के साथ पिछले 1.5 दशक से बड़े मजबूत और मधुर संबंध थे, हमने क्या भूमिका निभाई? हम क्या जमीनी स्थिति को समझ रहे थे कि हम इसमें कोई भूमिका निभाए? क्योंकि हमने पहले बांग्लादेश निर्माण में तो भूमिका निभाई है, इतिहास के पन्नों में लिखा है। इस बार क्या हम चूक गए? जी मल्होत्रा साहब। जी, ये जो आप इलेक्शन के बारे में बात कह रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल चल रही थी जी। और इंडिया की कोशिश थी कि वेस्टर्न कंट्रियों को ये समझाने की कि इसका जो अल्टरनेटिव है वो शायद अमेरिका के लिए खुद और शायद भारत के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये बात सही है कि वहां इरेगुलरिटीज की बात हुई थी और ये बात बार बार उठ रही थी। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट वहां चल रहा था। और आपने देखा कि जैसे ही शेख हसीना सीन से हटी, खालिदा जिया को भी उन्होंने रिलीज कर दिया। उनका बेटा, जिसको वहां के कोर्ट तक ने कहा था कि बांग्लादेश एंटर नहीं कर सकता, उसको भी अब दूसरी नजर से देखा जा रहा है। तो अगर ये सब आप डॉट कंबाइन करें तो शेख हसीना की फॉल को आपको नजर आता है कि क्यों ऐसा हुआ है, और भारत के लिए भी शायद ये बहुत अच्छी निशानी नहीं है।
लेकिन आपने टिप्पणी नहीं की, भारत ने इन हालात में कोई भूमिका निभाई कि नहीं निभाई? नहीं, भारत ने भूमिका तो हमेशा रहती है, लेकिन कई बार जो है आपके जो, जैसे मैं कह रहा था कि भारत ने कोशिश की थी वेस्टर्न कंट्रियों को समझाने की जी, तो वो शायद इतने प्रोएक्टिव नहीं थे, लेकिन देयर आर वो बाकी एलिमेंट्स भी हैं, जैसे फंडामेंटलिस्ट हैं, हो सकता है कुछ अपना अपना इंटरेस्ट है, वहां लोकल पार्टियां तो अपना इंटरेस्ट है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से यह घटनाक्रम कितना चुनौतीपूर्ण है। 4069 किलोमीटर लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ हमारी। शरणार्थियों के संदर्भ में शुभेंदु अधिकारी चिंता के तहत बोल रहे हैं या गर्व के तहत बोल रहे हैं, समझ नहीं पाए हम कि 1 करोड़ शरणार्थी आने वाले हैं। मेरे साथ कादियान साहब हैं। साहब, इन हालात पर आपका नजरिया बतौर सैन्य विशेषज्ञ, कितना चिंता का विषय? हम खबर इतनी है कि बीएसएफ के नवनियुक्त डीजी सीमा पर पहुंच चुके हैं। हिमांशु जी, पहले तो मैं बांग्लादेश के बारे में बताऊं, हमारे रिश्ते कितने अच्छे थे उनके साथ जी। वो जैसे हम अपना 15 अगस्त मनाते हैं, वो 16 दिसंबर लिबरेशन डे बोलते हैं जी। और भारतीय सेनाओं में से वो अधिकारी जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनको बुलाया जाता है। वो 2019 में वो डेलीगेशन जो गई, उसका लीडर मैं था। तो मेरा इंटरेक्शन हसीना जी से भी, प्रेसिडेंट से भी, उनके मंत्रियों से भी, पुराने जो उनके सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर मुक्ति बाहिनी के, उनसे भी हुआ और पब्लिक से भी हुआ जी। तो जो आभार उनके नजरों में था, जो आदर भारत के लिए था, वो सिर्फ हसीना जी के लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी था जी। अभी ये समस्या क्यों आई है? देखिए, बड़े दायरे को हम देखें, 15 साल जो भी कोई पावर में रहता है तो लोग कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन कोविड के टाइम पर उसमें बदलाव आया, वो डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो अनरेस्ट आया। और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है, उनकी सत्ता का बदलाव हमेशा वोलेटाइल रहा है। ये पहला मौका नहीं है। नॉर्मल जैसा भारत की डेमोक्रेसी हमारे से लेकर जब मुजीब रहमान की पूरी फैमिली को मार दिया गया था, हसीना जी बच गई थी, वो बाहर थी जी। और उसके बाद जो जनरल आए थे जिया 81 में, उनको जिया उर रहमान, तो ये भारत के लिए जो आपने बताया 4069 या 96 जो सीमा है, भारत के लिए जब ईस्ट पाकिस्तान था तो ये हमेशा समस्या रही थी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट में इंसर्जेंसी चल रही थी, वो उनके बेसिस चिटागोंग में होते थे और जब से हसीना जी आए हैं वो बंद कर दिए गए जी। ये भारत के लिए बड़ा फायदा था और जो डेवलपमेंट भारत मदद कर रहा था, रेल, रोड और सी पोर्ट का भी विचार चल रहा था, उससे हमारा जो डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है वो उसमें बहुत फायदा मिलता है, कम्युनिकेशन है। अब इस तरफ 22 किलोमीटर का एक नैरो कॉरिडोर है जो बांग्लादेश और आसाम के बीच में है, तो वो एक बड़ा वल्नरेबल कॉरिडोर है। इसमें पाकिस्तान या चाइना का हाथ था या नहीं, ये तो अभी समय बताया गया, टू अर्ली, लेकिन उनको फायदा जरूर है। पाकिस्तान तो हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है। सिर्फ बांग्लादेश एक ऐसा देश बचा हुआ था जहां चाइना अपना असर, हालांकि ट्रेड तो था उनका बांग्लादेश का, लेकिन वो अपना बेस नहीं बना पाए। बाकी तो पाकिस्तान, नेपाल में भी कोशिश है, भूटान में भी है, बर्मा में भी, कोका आइलैंड में उन्होंने। अच्छा कादिर साहब, एक ईमानदारी से बात बताइए, अभी पाकिस्तान के हालात आपको ऐसे लगते हैं कि वो बांग्लादेश में तख्ता पलट में कोई भूमिका निभा सके? अपनी सरकार का अता पता नहीं, कितनी चल पाएगी, कैसे चल पाएगी, कहां तक चल पाएगी। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ इतने शातिर हो सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट में भूमिका निभा दें? देखिए, बांग्लादेश में कौन सी सत्ता, कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी आएगी, ये तो अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है जी। आर्मी चीफ ने कहा है कि उन लोग कोalition सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हालात पर काबू आ जाएगा,
अब जी। हालात पर काबू पाना तो एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। जी। ये कौन डिसाइड करेगा हालात नॉर्मल हो गए? पाकिस्तान में पहले भी जनरल, बांग्लादेश में जनरल पहले भी सत्ता संभाल चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। तो उम्मीद है कि अभी जो चीफ की स्टेटमेंट है बड़ी मैच्योर है, उसमें उन्होंने जो पार्टियां बुलाई उसमें अवामी लीग शामिल नहीं थी। जी जमात इस्लामी और बीएनपी जी वो शामिल थे। बीएनपी के लीडर जिस हसीना ने कैद कर रखा था, प्रेसिडेंट ने कल ही उनको छोड़ दिया है। वो खुद तो शायद अभी उनकी हालत से ठीक नहीं है, उनकी पार्टी से कौन उभर के आएगा अभी तक कोई नहीं पता। तो कैसे कोalition बनेगी? लेकिन मेरा मानना है कि जो भी सरकार आएगी उनके रिश्ते भारत से इतने अच्छे नहीं हो सकते जो शेख हसीना के साथ थे। देखिए मेरे साथ में शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जब भी ऐसे मसले होते हैं हम फारूकी साहब को ससम्मान याद करते हैं, और फारूकी साहब की उदारता है कि वो व्यस्तता के बीच में हमारे को समय देते हैं। फारूकी साहब, बांग्लादेश के हालात पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर बांग्लादेश के हालात पर आप? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आदाब और नमस्ते आपके देखने और सुनने वालों को। सर मैं गुजारिश ये करूं कि हमारे यहाँ अभिया ये रहा है कि हमने हमेशा पाकिस्तान और इंडिया को एक खास कॉन्टेक्स्ट में देखा है। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को कभी नजला हो गया तो हम उसमें ISI का हाथ ढूंढते हैं, और अगर शहबाज शरीफ साहब की कब्र में दर्द हो गया तो उसके पीछे हम रॉ को ढूंढते हैं। तो हमारे हालात तो कभी नॉर्मल होने के नहीं। बाकी बांग्लादेश की जहां तक बात है डॉक्टर साहब, ये एक तयशुदा बात है कि अगर आप नफरत बोएंगे तो नफरत ही काटेंगे, और अगर आप मोहब्बत का सौदा करेंगे तो उसमें यकीनी तौर पर आपको मोहब्बत ही मिलेगी। मैं समझता हूँ कि जो शेख हसीना है वो उसने नफरत का एक व्यापार किया था अपने लोगों के साथ। वो एक खास कैफियत में शिकार थे, और मुझे लगता ही है कि वो 75 वाला जो वाकया था जिसमें उनकी सारी फैमिली जो है उनको मार दिया गया था, वो उस कैफियत से निकल नहीं पाई, वो वजीर आजम कभी नहीं बन पाई। ठीक बताऊ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा से नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार। तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो सामने आ रही है, और वही फैसला कुन फैक्टर के तौर पे किसी भी इक्वेशन में इन हो रहे हैं। तो ये जो नौजवान हैं इन्होंने ये तय किया है कि हमने ये नफरत की सियासत को आगे नहीं चलाना। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मुआशी तरक्की दी बांग्लादेश को, उनके बहुत सारे मुआशी इशारे अभी जैसे बात हुई थी और जनरल साहब भी बात करेंगे, तो वो मुआशी इशारे, दौलत, पैसे, आसाइश जो है, अब वो अगर आपको आपके जज्बात का इजहार करने में हायल हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कीमत है जो आप हमेशा के लिए दे सकते हैं। किसी भी आरामदेह कफ्स में आप गुजार सकते हैं जेल में, लेकिन सदा के लिए आप जेल में रहना पसंद नहीं करते। आपको बहरहाल खुले हवा में सांस लेना होता है। बांग्लादेश की जो भी सूरत हाल है, मेरे नजदीक ये उनका दाखिली मामला है, अंदरूनी मामला है, वो जिस तरह से भी इसको देख रहे हैं। लेकिन मेरे नजदीक ये नौजवान जो हैं ये अभी आगे बहुत आगे जाएंगे, और शायद हो सकता है इस खित्ते की किस्मत बदल जाए। अभी अगर हम इंडिया के इलेक्शंस के जो हालिया इलेक्शंस हैं उनको भी देख लें तो नौजवानों ने जो उसमें फर्क डालना शुरू किया है वो आपको अगले इलेक्शन में फर्दर आपको उसकी इम्प्लीकेशन नजर आएगी। पाकिस्तान में नौजवानों का एक खास माइंडसेट है, किसी और तरफ जा रहे हैं। तो अगर बांग्लादेश के नौजवान, इंडिया के नौजवान और पाकिस्तान के नौजवान अगर ये तय करना चाहते हैं कि हम मोहब्बत से और भाईचारे से आगे बढ़ के रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक पॉजिटिव सोच है। इसमें हमें घायल नहीं होना चाहिए। इसको इस तनाज़ुर में देखना कि क्या शहबाज शरीफ ने इस तख्ते को उलटने में या ISI ने कुछ किया होगा, ये सिर्फ आप कह लीजिए कि जिस तरह से आप एक बड़ी फजूल जगह से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है
कि दुनिया के बदलते हुए ट्रेंड्स के साथ हमारे खित्ते के नौजवान रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं। तो शहजाद साहब आप एक बार बताओ, जो बांग्लादेश में घटित हुआ है उसके मद्देनजर पाकिस्तान की हुकूमत कितनी सतर्क हुई है? जो हालात बांग्लादेश के बताए जाते हैं, पाकिस्तान के हालात तो उससे भी ज्यादा खराब है। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, विपक्षियों के स्तर पर इमरान खान अभी तक विषय बने हुए हैं। तो शहजाद अनवर फारूकी साहब, पाकिस्तान की सरकार के तौर तरीके में बदलाव की कोई उम्मीद? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपने जो सूरत बयान की है, ये सूरत उससे कहीं ज्यादा खराब है। और पाकिस्तानी हुकूमत अगर इसको मानती नहीं है, और उनको मानना भी नहीं चाहिए बतौर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, लेकिन उनको ये नजर आना शुरू हो गया, उनको अंदर से पता है कि अगर यूथ जो है वो अगर कारगर होती है किसी जगह पे और इसी खित्ते में दाएं बाएं में, तो ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ के नौजवान जो है उससे ज्यादा देर लाताल्लुक रह सकेंगे। ये कंसर्न होगा उनका, और सीरियस कंसर्न होगा। अब इसमें वो हिकमत अमली क्या तैयार करते हैं? देखिए, सियासत का जवाब सियासत से दिया जाना चाहिए जी। मेरे नजदीक इसकी कोई सियासी हिकमत अमली अभी तक मुझे देखने में नजर नहीं आई। अभी कवानीन के जरिए, रास्तों के जरिए और चीजों के जरिए चीजों को चलाने की कोशिश हो रही है, जो कि आपने देखा होगा शेख हसीना ने भी कोशिश की, लेकिन ये कोई कामयाब कोशिश नहीं की जी। तो कुल मिला के कामयाब कोशिश नहीं थी। मेरे साथ में रमेश भांजी, और रमेश भांजी, आपसे जानने के लिए मेरे पास कुछ अलग सवाल है। किस तरफ जाएगा बांग्लादेश? दो प्रकार की खबरें आ रही हैं। एक अंतरिम सरकार के संदर्भ में खालिदा जिया और जमात ए इस्लामी, इनके गठजोड़ के साथ सरकार में अस्तित्व में लाए जाने की बात कर रही है। और दरअसल जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका है, वो तमाम छात्र जो सड़कों पर उतर गए थे, उन्होंने मोहम्मद यूनुस से आग्रह किया है कि वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करें। वो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो मोहम्मद यूनुस जिन्होंने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की में एक बड़ी भूमिका निभाई है। क्या देखते हैं आप, कहां जाएगा बांग्लादेश? ये अभी जस्ट वेट एंड वॉच पॉलिसी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया था, जो छात्र शिविर का वो जो उनका लीडर है, वो कह रहा था कि भाई मैं आर्मी चीफ से बैठ के बात करूंगा जी। क्या बात करेगा, कैसे करेगा, ये वही जाने। लेकिन जहां तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, वो स्टूडेंट्स जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग है। जमात इस्लामी हमेशा से, देखिए, ये हमेशा से ISI के कांटेक्ट में था। और दूसरी बात, ये देखिए, ऐसी चीजें, ऐसी जो हालात बांग्लादेश में हुई है, ये सब 3-4 दिनों का खेल नहीं होता। ये उसको रजाकार कह दिया, रिजर्वेशन, ये सब मामूली बात है, ये सब स्पार्क्स होते हैं बाद में। लेकिन खेल अंदर से काफी महीनों से, हो सकता है सालों से चलता रहा होगा। ये मामूली बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए इंडिया के लिए मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। बांग्लादेश गवर्नमेंट को हटाना ही हटाना था। अब उसके लिए किसको इंटरेस्ट है, क्या है, वो तो एनीबॉडी कैन गेस, कोई भी गेस कर सकता है। लेकिन ये अब आगे कहां जाएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है आर्मी टेक ओवर करे जी। ऐसी सिचुएशन में आर्मी टेक ओवर करती है, क्योंकि लालच, सत्ता का लालच सबको है, और स्टूडेंट्स तो आगे आ नहीं सके। अब स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, वो नोबेल प्राइज विनर, नोबेल लॉरिएट, उसको आगे करें। लेकिन अगर आर्मी ने मोर्चा संभाला तो उसकी क्या औकात है? और वैसे रिकॉर्ड रहा है इस रीजन में, वेस्ट साउथ एशिया में रिकॉर्ड रहा है। म्यांमार में देख लीजिए, चाइना का इन्फ्लुएंस है। अब बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आ गया, और हमारा नॉर्थ ईस्ट सारा कवर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल कवर हो जाएगा। अब ये देखना है कि शायद जहां तक मेरा अनुमान है, वहां पे आर्मी टेक ओवर करेगी। अच्छा, एक बात बताइए रमेश भांजी, हम यहाँ पे कार्यक्रमों में बड़े आराम से बोल देते हैं इसमें अमेरिका का हाथ है, चीन दखल दे रहा है, ISI ने ऐसा किया होगा, पाकिस्तान सरकार ऐसा चाहती है। सब चाहते हैं और अपने अनुसार कर लेते हैं। हम सब बोल रहे हैं कि शेख हसीना के भारत से बहुत अच्छे संबंध थे, प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, भारत के साथ बेहतर रिश्ते रखती थी। हमने क्या किया, ये सब होने दिया। वही मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए डॉक्टर साहब, ये मैं तो अब चाहे ये एक हार्ड स्टेटमेंट होगा, ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं इसको डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं कहूंगा, डिप्लोमेटिक फेलियर बाद में आ जाता है, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर। क्या उनको सालों तक भनक नहीं लगी अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? उल्फा,
उल्फा एक्टिवेट हो जाएगा फिर से, NSC नागालैंड एक्टिवेट हो जाएगा फिर से। अब देखिए रेमिफिकेशंस कहां तक जाएंगी ये, क्या इनको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये मालूम नहीं था सब क्या कर रहे थे वो? अब ये देखो एक हार्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, बट इट्स अ फैक्ट। ये हार्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, ये रमेश भांजी का कहना है, पर शायद राज कादियान साहब इसमें रोशनी दे सके। क्या कहते हैं कादियान साहब? हमारे अड़ोसी पड़ोसी अपने हितों के अनुसार सब कुछ कर गुजर रहे हैं, हम क्या किए? नहीं, आप तो थोड़ा हिमांशु जी सवाल दोहराएं। मेरा सवाल इस बात का है कि भाई पाकिस्तान दखल दे दिया, ISI खेल कर गया, अमेरिका इंटरवीन कर गया, चीन म्यांमार में भी कर लेता है, नेपाल में भी कर लेता है, और देखो श्रीलंका में भी कर लेता है, और अब इसने बांग्लादेश में भी कर दिया। सब अपने अनुसार जो चाहते कर गुजरते हैं। पर शेख हसीना के साथ हमारे बेहतर रिश्ते, बांग्लादेश के साथ हमारे बेहतर रिश्ते, वहां की सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्तों की हिमायती, और उस सरकार के खिलाफ इतना सब कुछ हो गया, तो हमने क्या किया? सवाल जहन में आता है ना कादियान साहब? हिमांशु, अभी तक तो हमें यही नहीं पता नई सरकार आएगी कौन जी, और लेकिन क्योंकि लोग शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ है और उनको कोalition सरकार में नहीं मिलाया जा रहा, तो जाहिर है जो भी पार्टी पावर में आए, अगर आई तो, क्योंकि फौजी एक बार सत्ता संभाल लेते हैं, हालांकि तक है कि वो जिम्मेवार है, तो जो भी कोalition सब माफी के साथ बीच में शिफ्ट करता हूं, ये जो जनरल है स्पीकर उज्जमा, जब अवामी लीग पूरी तरीके से खारिज हो रही है, शेख हसीना पूरी तरीके से खारिज हो गई, चीफ जस्टिस के बंगले पर भी जनता ने धावा बोल दी, तो ऐसे में वहां के सैन्य प्रमुख की कुर्सी कितने दिन तक सुरक्षित है? भाई जिस सरकार ने उन्हें सैन्य प्रमुख बनाया, उस सरकार पर ही भरोसा नहीं रहा, वो सरकार ही भाग खड़ी हुई, उस सरकार की नेता भाग खड़ी हुई, तो ये सैन्य प्रमुख जी जो हैं, ये कितने समय तक बचे रह जाएंगे? क्या लगता है आपको? हिमाचल जो दृश्य सामने आ रहे थे, वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बजाय अराजकता जी, हुलिगनिज्म, आई मीन अंगापन, रिस्पेक्ट मूर्ति को तोड़ना, शेख हसीना के घर को टूटना, चीफ जस्टिस के ऑफिस को जला देना, उसमें पॉलिटिक्स थे, हुलिगनिज्म। तो अभी पॉपुलेशन है वो आजादी को भूल गए हैं, किसने क्या बलिदान दिया था वो भूल गए हैं। ये हर देश में आपको फ्रीडम फाइटर है उनको कंसेशन दिया जाता है जी, भारत अभी तक दे रहा है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर 77 साल थे, ग्रैंड चिल्ड्रन को अभी भी हम स्टाइपेंड दे रहे हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हसीना जी 15 साल में एक सिंपल हाउस वाइफ बदल के एक ऑटोक्रेट, सारे अपोजिशन को जेल में डाल दिया था, उनको कोई अपोजिशन में इलेक्शन में फ्रॉड हुआ था, 2 इलेक्शन बॉयकॉट हुए थे, तो उनके व्यक्तित्व में बदलाव आया। एक तो उनको भी जेल में जाना पड़ा, दूसरा उनके ऊपर भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में बदलाव आ गया। और 15 साल के बाद हर सरकार के खिलाफ लोग हो जाते, वो अकेली बांग्लादेश की कहानी नहीं है। क्या आप महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑटोक्रेटिक इश्यूज उपस्थित है, तो लोग खिलाफ तो हो जाते हैं। तो सब ठीक है, लेकिन मेरा एक मूलभूत सवाल आपसे सैन्य विशेषज्ञ जो वर्तमान में आर्मी चीफ हैं, शेखर उज्जमा, जो शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं, उनके चेहरे भाई के बेटे बताए जाते हैं, अपनी कुर्सी कितनी सुरक्षित आपको महसूस होती है जब सबको उखाड़ फेंका जा रहा है, चीफ जस्टिस का घर तक जलाया जा रहा है, अवामी लीग के नेताओं को खोज खोज कर पीटा जा रहा है, छापे डाले जा रहे हैं, तो जिस सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया था, वो आर्मी चीफ खुद सुरक्षित है क्या? क्योंकि एक खबर यह आ रही है कि आर्मी चीफ के नीचे जो 5 लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनमें से 4 शेख हसीना के खिलाफ। तो मेरा सवाल आपसे बहुत स्पेसिफिक और केंद्रित है कि जिस सेना की इस समय बड़ी भूमिका महसूस की जा रही है, उस सेना के प्रमुख के तौर पर जमा बचे रहेंगे या जमा को भी जाना पड़ेगा? ये तो
पांच बहुत जल्दी है कि सेना के कौन से जनरल किस तरफ थे। जब तक हसीना थी उनका कंट्रोल बड़ा सख्त था जी। अभी आर्मी चीफ का कंट्रोल अपने जनरल पे है या नहीं है। बांग्लादेश की हिस्ट्री नहीं कहती कि कोई भी कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन अभी तक तो बयान उनके आए जी। शेख हसीना को तो डिफेंड इसलिए नहीं करना चाहते थे कि बहुत सिविलियन की मौत हो जाती। जिस तरीके से प्रोटेस्ट चलना शुरू हो गए थे, संडे के स्टूडेंट मारे गए, तो कोई भी आर्मी चीफ नहीं चाहेगा कि भाई मासूम स्टूडेंट को आर्मी लगा के मारा जाए। अभी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी, तो उन्होंने सलाह दी है, जहां तक मैं मानता हूँ हसीना के आप की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते, तो आपको उन्होंने मदद की। उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया, फिर एयरफोर्स का प्लेन दिया भारत आने के लिए। ये नहीं कि वो आर्मी के बावजूद आर्मी ने उनको आने में मदद करी है। तो अभी तक कोई इंडिकेशन है कि आर्मी के जजमेंट को भेजवा है जी। ये तो अटकलों की बातें हैं। नहीं, मेरा सवाल इसी को लेकर है कादियान साहब कि साफ जाहिर है कि आर्मी चीफ की मदद से शेख हसीना इस असंतोष के बीच सुरक्षित भारत आ सकती। क्या शेख हसीना को मदद करने की कीमत आर्मी चीफ को चुकानी तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि सड़कों पर शेख हसीना और पार्टी के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मेरा ये सवाल है, क्या देखते हैं? जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा फर्क जी। महंगाई वहां भी है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां भी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने एक हवा पैदा कर रखा है कि किस दिन देश में कोई गड़बड़ होगी तो हिंदुस्तान आप पर हमला करेगा। ऐसा कंबाइनिंग पॉइंट, ऐसा यूनियन पॉइंट बांग्लादेश में नहीं था। तो पाकिस्तान को इकट्ठा सेना ने रखा हुआ, तो अपने देश में अगर आप पाकिस्तान की सेना की नफरी देखें, अगर उनकी साइज ऑफ पॉपुलेशन देश की साइज से हमसे 3.5 गुना ज्यादा है, तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने तो एक फर्जी दुश्मन पैदा कर रखा है कि भारत हमको हड़प लेगा। वो एक फैक्टर है तो पाकिस्तान को इकट्ठा रखे हुए। बांग्लादेश में ऐसा कोई फैक्टर नहीं था जिससे सारा देश, जिससे स्टूडेंट पॉपुलेशन भी इकट्ठी हो जाए। तो ये लंबी जब उनकी सत्ता थी, जब वो एक ऑटोक्रेटिक थे, तो बदलाव थोड़ा ही था। रिजर्वेशन तो एक्सपायर है, ये नहीं होता कुछ और बहाना में। स्टूडेंट अनरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई इनकी वजह से थे कि उनको कोई आजादी नहीं थी। शेख हसीना ने इकोनॉमी को बहुत संभाला, लेकिन डेमोक्रेसी को वो नहीं संभाला। लोकतंत्र को खत्म किया शेख हसीना ने, इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। लेकिन देश हिंदुस्तान की नीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है, भारत की नीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है, और उस पर मल्होत्रा साहब आपकी दृष्टि चुकी। जब शेख हसीना के पिता की हत्या हुई 1975 में, तो भारत ने शेख हसीना को शरण दी थी। 6 साल शेख हसीना बांग्लादेश की सैन्य सरकार की नाराजगी के बावजूद भारत में सुरक्षित रही थी। पर वही शेख हसीना जिनसे भारत के इतने बेहतर रिश्ते थे, अभी तक एक खबर नहीं आ रही है कि शेख हसीना भारत में शरण मांगी है। खबर आ रही है तो ये खबर आ रही है कि वो ब्रिटेन में शरण मांग रही है, खबर ये आ रही है कि वो फिनलैंड में जा रही हैं। तो आपसे जानना ये चाहते हैं इस मौजूदा परिस्थिति में भारत के लिए क्या बेहतर है? जिस शेख हसीना को लेकर पड़ोसी मुल्क में इतना गुस्सा है, जिस शेख हसीना की पार्टी को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए, क्या उस शेख हसीना का भारत में बने रहना मुल्क के साथ हमारे रिश्ते खराब तो नहीं कर देगा? क्या ये हमारी चिंता का विषय बन गया है? ये तो एंगल है जी। उन्होंने जो विदेश मंत्री जी की स्टेटमेंट आई थी, उसके मुताबिक लास्ट मूवमेंट में भारत से मदद मांगी, और जो हो सकता भारत ने किया वो अब हिंडन में अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन है वहां पे रुकी हुई है, और इसके मैं जाना चाहती थी लेकिन वहां कोई बात बनी नहीं है। अब मैंने सुना है कई और जगह ट्राई कर रहे हैं। जब तक वो उनकी कोशिशें जारी हैं तब तक वो मुझे लगता है यहीं रहेंगी। और जहां तक इंडिया में असाइलम का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि ये नौबत आनी चाहिए, और शायद देश हमारा है और ये देश ही होता है, होते हैं, तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी नीति में कैसा बदलाव है मल्होत्रा साहब? तब तो हम इतने मजबूत देश भी नहीं माने जाते थे 1975 में।
अब तो हम बहुत मजबूत देश हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, सीमाएं बहुत सुरक्षित है ऐसा बताया जाता है, और जिसके साथ हमारे बहुत बेहतर रिश्ते हुए हैं वो संकट में है, नाम उनका शेख हसीना है। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना, शेख हसीना उन गुर्बत के दिनों में भारत में शरण मांग ली और भारत ने शरण दे दी। आज भारत में वो शरण नहीं मांग रहे और भारत भी नहीं कह रहा कि हम शरण देंगे। एक तो सवाल ये है, और दूसरा ये जानना है कि ये ब्रिटेन उदारवादी देश है भाई, ऐसे मौकों पर वो हाथ खड़े क्यों कर रहा है? खबर आ रही है कि ब्रिटेन सहमत नहीं है शरण देने को। क्यों? किससे डर गया? की वजह बताई कि वहां भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो राइट विंगर हैं इंग्लैंड में, वो आपको पता है कई तरह की गली में उन्होंने तमाशा किया, कई शहरों में किया। बदले में वहां पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं बाहर से आए हुए, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब हालातों को देखते हुए मुझे नहीं लगता वहां के प्राइम मिनिस्टर या वहां की गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेगी, जब वहां खुद भी उनके देश में इस तरह का बॉयल पे चला हुआ है कैंपेन। पर आपने भारत के स्टैंड के संदर्भ में अभी तक दृष्टि नहीं दी। भाई हम तो वो लोग हैं ना, जब तिब्बत पर हमला हुआ चीन का, तो दलाई लामा तब से लेकर आज तक भारत में बने हुए, निर्वासित सरकार भारत से ही चल रही है। शेख हसीना के साथ बहुत बेहतर रिश्ते हुए हैं। क्या जो भारत की सनातन परंपरा है शरणागत को अभय देने की, क्या इस समय शेख हसीना को भारत में शरण देनी चाहिए या भारत को दूरी बनानी चाहिए कि भाई आप अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत ने कोई मना नहीं किया, और मुझे हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने मांगी या नहीं मांगी। वो खुद तो अभी तक सामने आया वो यही है कि वो यूके ट्राई कर रही थी, अब शायद कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री भी ट्राई किया, हो सकता है कल यूएई ट्राई करें। अगर जब वो कहीं भी अगर बात मान लो बात ना बने, तब बात शायद आए कि वो इंडिया से मांगे। जब उस वक्त इंडिया का क्या रुख रहता है वो देखना होगा। तो मेरा सवाल जो बार बार घूम करें कि भारत पहला चयन क्यों नहीं है, इस पर आपसे दृष्टि चाहिए। जो शेख हसीना बुरे दिनों में पहले 6 साल भारत में बिता चुकी हैं, वो शेख हसीना इस समय भारत में शरण मांगने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? या ये खबर अभी तक पहुंची नहीं है? हो सकता है कोशिश कर रही हो। नहीं, ये हो सकता है। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। नहीं कर रही हैं, तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब ना हो, इसके मद्देनजर शेख हसीना भी अभी भारत में शरण पाने की इच्छुक ना हो। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आप बांग्लादेश के घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? भारत को इस समय क्या एहतियात बरतना चाहिए, इस पर आपकी कोई दृष्टि? हेलो जी श्रीवास्तव साहब। हाँ जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं देर से जुड़ने के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में ये जो घटनाक्रम सामने आया है वो एक गहरी साजिश का परिणाम है, जिसमें कि बांग्लादेश के अंदर के जो अनेक कट्टरवादी जो तत्व हैं, जमाते इस्लामी, जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे जो एक कट्टरवादी संगठन है, छात्र शिविर जैसा जो जमाते इस्लामी के साथ एफिलिएटेड एक छात्र संगठन है, वो सभी इस गहरी साजिश में शामिल रहे हैं। और इसमें इस बात को भी ये भी दिखाई देता है कि विदेशी ताकतें भी उन्होंने भी भूमिका निभाई है, खासकर पाकिस्तान और चाइना की एजेंसीज हैं, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने विरुद्ध रची जाने वाली ये गहरी साजिश, उसको वो समय पर भाप पाने में जाहिर है कि नाकाम रही। और अभी हाल के समय में अगर आप देखें तो जो संबंध है वो महाशक्तियों के साथ भी बिगड़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार उनका एक आलोचक बना रहा। चाइना यात्रा पर जब वो गई तो वहां पर उनको बीच में यात्रा छोड़कर वापस आना पड़ा, क्योंकि कई बातों से वो असंतुष्ट थी। तो ऐसे में जो उनके विरुद्ध घरेलू मोर्चे पर भी और वैदेशिक मोर्चे पर भी लगातार एक एडवर्सरियल जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता रहा। और जाहिर है कि तो इन सारे विषयों को ठीक तरीके से संजीव श्रीवास्तव जी, इस पर तो हम काफी विस्तार से बात कर चुके। मेरा एक सवाल था आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर जानने समझने का कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात के मद्देनजर
भारत को क्या कदम उठाने चाहिए या भारत को किस तरीके से सचेत रहना चाहिए, इस पर आपकी कोई दृष्टि? विदेश मामलों के आप विशेषज्ञ हैं, इसलिए आपकी दृष्टि हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर, मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि भारत की सरकार को बांग्लादेश चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे वह मिलिट्री रूल ही क्यों ना आ जाए या कोई विपक्षी पार्टी सत्ता में यदि आती है, सभी के साथ अपने प्रोएक्टिव एंगेजमेंट को बनाए रखना होगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो इस समय स्थितियां हैं, जिस तरीके की कट्टरवादी ताकतें, विस्तारवादी ताकतें वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा रही है, ऐसे में भारत ये बिल्कुल आवश्यक होगा भारत वहां पर अपना एंगेजमेंट और अधिक गहरा करे। और आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो दो सरकारों के संबंध की, ये जो बांग्लादेश के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, सोसाइटल रिलेशनशिप है, वो इतना स्ट्रांग और गहरा है कि भारत उसका प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, अपने बड़े प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक जिम्मेदार पड़ोसी राष्ट्र के नाते। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हालात क्या आ रहे हैं? हालात ये आ रहे हैं कि वहां के तमाम मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हालात ये आ रहे हैं कि 1,30,00,000 हिंदुओं की जान खतरे में है। कादिर साहब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कादिर साहब, भारत सरकार से क्या उम्मीद कर सकता है वहां का व्यक्ति जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता है, क्योंकि हिंदू ओरिजिन भारत से मारा जाता है? क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा के संदर्भ में? क्या हमारी जिम्मेदारी है वहां के मंदिरों के संदर्भ सुरक्षा देने के संदर्भ में? क्या इस संदर्भ में कोई दखल की उम्मीद हम कर सकते हैं? जी कादिर साहब। हिमांशु जी, मंदिर तो और देशों में भी डैमेज होते हैं, हम डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करते हैं, बांग्लादेश में भी वही कर सकते हैं जब कोई सरकार आएगी। इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं, ना हम कर सकते हैं। जी। दूसरी बात, शरण की बात आपने पूछी थी। हालांकि हसीना जी जो 76 साल की हो गई, उनके बेटे ने बयान दिया है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं, जी, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आज के दिन वो बांग्लादेश में डिस्क्रेडिटेड और एक हेटेड पर्सन है। और वो ये जानती है कि अगर भारत में वो शरण मांगी तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और दरार आ सकती है। तो वो खुद, मेरा मानना है, शरण नहीं मांगेगी, लंदन जाएंगे, उसकी बहन आ रही थी। वैसे तो उनकी बेटी भी दिल्ली में है, वो बच्चे की डायरेक्टर, वो अलग बात है, लेकिन वो खुद जानती है, वो नहीं चाहती कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो भी वहां सरकार आए उसमें दरार पड़े, तो खुद वो शरण नहीं मांगेगी, ना उनको मांगनी चाहिए। तो समझते हैं सर, अगर व्यक्तिगत तौर पर वो शरण फिर भी मांगते हैं तो हमारी नैतिकता है कि कोई इंडिविजुअल है, इसको खतरा है, तो पहले वाला तो हमको शरण देनी चाहिए। हमको शरण देनी चाहिए, लेकिन 1,30,00,000 हिंदुओं की जानों के संदर्भ में क्या कहते हैं हमारे शुभेंदु अधिकारी हैं? जनरल साहब, यूं आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते, पर कभी टीएमसी का बड़ा चेहरा होते थे, आजकल भाजपा का पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। उन्होंने ये बताया है आज 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी के तौर पर भारत आ सकते हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, बयान अगर आप किसी पास देखते तो काफी चल रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम हिंदुओं के सब मारेंगे। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो डेमोक्रेसी में होती रहती है। नहीं, स्टेटमेंट तो ठीक है, पर जब पश्चिम बंगाल से निकटस्थ पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक अराजकता आई थी तो शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या से भारत को गुजरना पड़ा था। जनरल साहब, आप तो उससे वाकिफ हैं। क्या ऐसी शरणार्थियों की समस्या इस बार भी आने का कोई आशंका आपको है? मेरा मानना है मानसून जी, अगर कोई माइनॉरिटी को परसिक्यूट किया जाता है नेबरिंग कंट्रीज में, जी, सवाए मुस्लिम को, वो भारत में शरण ले सकते हैं, तो हम उनको शरण देंगे। ये हमारा रूल भी है, भारत ने भी बनाया है कुछ दिन पहले। तो जो अगर ये बात सच है कि 1 करोड़ हिंदू को परसिक्यूट किया जा रहा है और वो यहाँ आना चाहते हैं, तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आप देंगे। आप बांग्लादेश को बोलेंगे भाई इनको वापस ले आओ, इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करो,
वो प्रोटेस्ट आप करते रहेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती आना चाहते हैं, आप उनको मार भी नहीं सकते हो। आपके बीएसएफ डिप्लॉयड है, आप कोशिश करेंगे ना है, लेकिन फिर भी इतना लंबा बॉर्डर आप सील नहीं कर सकते हो। इतना लंबा बॉर्डर आप सील नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के जो हालात हैं वो भारत के लिए भी उतना ही चिंता का सबब है जितना बांग्लादेशी लोगों के लिए है। कुछ सबक हैं इस पूरे घटनाक्रम के। अगर कोई नेता यह मान लेता है कि वह राष्ट्र के लिए अपरिहार्य है और उसके तहत विपक्ष की आवाज को अनसुना कर देता है या विपक्ष को जेल के अंदर डालकर यह मानता है कि उसकी सत्ता सुरक्षित है, तो शेख हसीना का पराभव एक सबक है जो ये बताता है कि असहमति को कैद खाने में नहीं बल्कि अभिव्यक्त होने देना चाहिए। शेख हसीना जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने आर्थिक रूप से तरक्की के नए आयाम में स्पर्श किए, पर उस आर्थिक तरक्की के साथ रोजगार निर्माण के क्षेत्र में शायद वो उतना काम नहीं कर पाए जो वहां के युवाओं को संतुष्ट कर पाते। आरक्षण के दंश ने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। भारत के लिए क्या यह सबक का विषय हो सकता है, जहां पर प्रतिभाएं आरक्षण के दंश से समय समय पर अपने आप को पीड़ित बताती हैं। पड़ोसी मुल्कों में जो कुछ भी घटित होता है वह एक सबक के तौर पर हमारे लिए भी समझ का विषय होता है। क्या बांग्लादेश का घटनाक्रम हमें अपनी रीति नीति में बदलाव के लिए बाध्य करेगा, और साथ ही बांग्लादेश में जो 1,30,00,000 हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से भारत की सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है। आने वाले समय हमें इसका उत्तर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर कामना यही कि बांग्लादेश के हालात जल्द से जल्द सुधरे ताकि पड़ोसी मुल्क में शांति आ सके। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आप सादा प्रणाम।